हाय दोस्तों। अभी तक हम लोग मेनली सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको स्टेटर का कंस्ट्रक्शन समझाया और रोटर का कंस्ट्रक्शन समझाया, और साथ साथ ये भी बताया कि स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है 3 फेज वाइंडिंग से, और रोटर के अंदर दो तरह के रोटर होते हैं, एक सेलिएंट पोल और एक सिलेंड्रिकल रोटर। अब हम लोग अपना फोकस मशीन के अंदर के कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं, यानी कि मशीन की वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्किंग में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब देखो, भले ही हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, डीसी पढ़ा, हर एक में हमने जो पहला एक्सप्रेशन डिराइव किया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का था। सेम वे में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे एक सिंक्रोनस मशीन के अंदर। अब देखो, सिंक्रोनस मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये कहां पे होगा? ये होगा स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर, यानी कि आर्मेचर के अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? रोटर की वाइंडिंग, या ये कह दो फील्ड वाइंडिंग। तो अभी मैं क्या करता हूं कि देखो, मैं रोटर के पोल्स ले लेता हूं। मान लो जैसे सेलिएंट पोल रोटर दिखा देते हैं, दो ही पोल्स का दिखा देते हैं। थोड़ा सा यहां पे एयर गैप दे के लिया जाएगा, ठीक है। ये मान लो ये हो गया अपना नॉर्थ पोल और ये हो गया अपना साउथ पोल। अब मान लो ये रोटर ऐसे घूम रहा है, कितनी स्पीड से? ns से। अब हमारे पास 3 फेज की 3 वाइंडिंग होंगी, जैसे यहां पे हो गई मान लो a और a डैश, इससे 120 डिग्री पे होगी b और b डैश, और इससे भी 120 डिग्री पे होगी c और c डैश। ये होंगी 6 वाइंडिंग्स हमारी, या ये कह लो कि 3 कॉइल्स हैं जिनके दो दो कॉइल साइड हैं। फेज ए का a और a डैश, b का b और b डैश, c का c और c डैश। अब इस समय पे देखो, अगर ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ निकालने के दो अप्रोचेज हो सकते हैं। एक तो या तो मैं उसको फ्लक्स से अप्रोच करूं, या दूसरा मेथड हो सकता है कि इसी को अप्रोच करें लेकिन मोशनल ईएमएफ से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर रोटेटिंग मशीन के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो बीएलवी वाले मेथड से भी जा सकते हो, या फिर डी फाइव बाई डी टी वाले मेथड से भी जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ईएमएफ डिराइव करके दिखाने वाला हूं, मेथड 1 यूजिंग डी फाइव बाई डी टी। अब देखो, दोनों मेथड से क्यों हम लोग देखना चाह रहे हैं कि मैं आपको मशीन के अंदर चलता किस टाइप से या वर्किंग किस टाइप से ना, ये समझाना चाहता हूं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या क्या क्या फिनोमिना है जो मशीन के अंदर चल रहे हैं। और जब दोनों मेथड से देखोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अब देखो, ये मान लो कि यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइनोसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस के अंदर। तो मैं बोलता हूं एज्यूम एज्यूम फ्लक्स डेंसिटी is sinusoidally distributed in space। उसी के लिए मैंने बताया भी था ना कि शैम्फर्ड पोल यूज करते हैं, और हमने देखा था सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को साइनोसोइडली वेरी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने बताया भी था कि एग्जैक्ट साइनोसोइडल वेवफॉर्म नहीं आ पाती, वहां स्टेप्ड वेवफॉर्म आती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो कि हम लोग जो है ना यहां पे एंगल्स मार्क कर लेते हैं। किस टाइप से? देखो, मेरी बात समझना, ये नॉर्थ पोल के नीचे वाला एंगल 0 डिग्री ले रहा हूं, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, और फिर ये 370 डिग्री, इस टाइप से। तो हमें क्या पता है कि पोल के नीचे मैग्नेटिक फील्ड हमारी मैक्सिमम आती है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगी? 0 पे। और मिनिमम कहां होती है? क्यू एक्सिस पे, यानी कि पाई बाय 2 पे। अब देखो, मैं मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे बना देता हूं। बी वर्सेस थीटा। 0 यानी कि पोल के नीचे मैक्सिमम है, साइनोसोइडली वेरी कर रही है। देखो, ये वाला हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। कितने एंगल पे?
पाई एंगल पे, क्यू एक्सिस यानी कि पाई बाय 2 पे वैल्यू है 0, अगेन क्यू एक्सिस 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू है 0। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है ना इस टाइप से। साइनोसोइडल मान लिया। साइनोसोइडल किस एजम्पशन पे मान रहे हो, या तो शैम्फर्ड पोल्स ले रहे हो, या फिर अगर सिलेंड्रिकल रोटर मान के चलते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स को साइनोसोइडली वेरी कराया गया है। ये आइडियल कंडीशन है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि बी साइनोसोइडल नहीं होता, वो नॉन साइनोसोइडल वेवफॉर्म होते हैं, जिस कारण से उसके अंदर हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। बट वो सब बातें हम लोग आगे करेंगे। अभी के लिए क्या मान रहा हूं कि बी साइनोसोइडल और पोल्स के नीचे मैक्सिमम है और पोल्स के परपेंडिकुलर 0 है। ये हमें बी का वेवफॉर्म मिल गया। अब मैंने क्या बोला है, इस मेथड के अंदर मैं किस अप्रोच को फॉलो करने वाला हूं, मैं डी फाई बाई डी टी को अप्रोच करने वाला हूं, या डी फाई बाई डी टी अप्रोच को फॉलो करने वाला हूं। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक पोल जितना एरिया कवर कर रहा है, देखो हमें ये पता है ना पोल पिच 180 डिग्री होती है, हम ये जानते हैं, डीसी मशीन में पढ़ा था कि पोल पिच इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब यहां तो दो ही पोल्स हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, इसीलिए मैकेनिकल एंगल इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एंगल। तो एक पोल 180 डिग्री ऑक्यूपाई करेगा, जैसे साउथ है तो 90 से 270, और ये वाला नॉर्थ का एरिया हो गया, ये भी 180 डिग्री ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर हमें फ्लक्स निकालना है पर पोल, देखो मैंने क्या बताया था, डीसी मशीन में भी जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स पर पोल होता है, क्योंकि एट अ टाइम एक कंडक्टर एक ही पोल के नीचे लाई करता है, तो हम किसकी बात करते हैं, फ्लक्स पर पोल। तो वी हैव टू डिटरमाइन फ्लक्स पर पोल। मेरी ये बात समझ आ रही है कि फ्लक्स पर पोल निकालना पड़ेगा। अब मैंने बोला एक पोल जो है 180 डिग्री ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, फ्लक्स पर पोल निकालने का क्या तरीका है, या तो बी डी एस करके निकाल लो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एस, या दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले ये निकाल लो बी एवरेज। बी एवरेज होता है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी अंडर ईच पोल। ठीक है, एक पोल के नीचे फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं बी एवरेज। अब ये अगर हमें निकालना है तो बेसिकली साइन के या कॉस के एक लूप का एरिया निकालना है, या उसके एक वेव का एरिया निकालना है। एक पोल तो आधा ही है ना, इतना ही तो है एक पोल। तो बेसिकली एवरेज के लिए मुझे इतने पार्ट का एवरेज चाहिए। एवरेज कैसे निकलता है, जैसे देखो बी एम, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो बी एम है, जैसे बी एम कॉस थीटा डी थीटा, साउथ पोल के लिए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक करोगे इंटीग्रेट, और साउथ पोल कितने एंगल में लाई कर रहा है, 180 डिग्री। मेरी बात समझ आ रही है। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे लिया जाता है, उसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। तो साउथ पोल पाई एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस एंगल में मैं कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके किससे डिवाइड कर रहा हूं, पाई से। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन 3 पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 होगा -1, साइन पाई बाय 2 होगा 1। तो देखो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि साउथ पोल की फ्लक्स डेंसिटी हमने नेगेटिव मानी हुई है और नॉर्थ पोल की पॉजिटिव मानी हुई है। बट हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैं ये लिख देता हूं कि बी एवरेज इज 2bm/पाई। मेरी बात समझ आई। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट इज 2bm/पाई। बात क्लियर है। तो एक पोल के नीचे जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय उसका ड्यूरेशन। अब ये आने के बाद फ्लक्स पर पोल कैसे निकलेगा, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया पर पोल। एक पोल के नीचे की फ्लक्स डेंसिटी और एक पोल का एरिया मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा फ्लक्स पर पोल। अब देखो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमारी पोल से, वो कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी ना, नॉर्थ से बाहर निकलते हुए इस टाइप से।
तो ये कौन से एरिया को कट कर रही है? ये इस वाले एरिया को कट कर रही है। अब ये वाला एरिया कैसे होगा? अगर ध्यान से सोचो, ये जो हमारा मशीन है ये सिलेंड्रिकल है, देखो इस टाइप से एक सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कट कर रही है रेडियली, तो कौन से एरिया को कट कर रही है एक्चुअल में? ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया को। रेडियल डायरेक्शन जो होती है, हमेशा मैं यहां ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं, देखो अगर ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, तो जो भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन से एरिया को कट करेगी? वो कट करेगी कर्व्ड सरफेस एरिया को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को कट करती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच या पाई डी एल। एच की जगह एल लिख दिया और 2 आर की जगह डी, लेकिन पर पोल चाहिए तो बाय पी। कर्व्ड सरफेस एरिया तो सिलेंडर का पूरा हो गया ना। अब उस एरिया के अंदर 2 पोल्स हैं, तो एक पोल को कितना एरिया मिलेगा? हाफ, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय पी लिख दिया। अब पाई से पाई कैंसिल, तो ये मिल गया 2BmdL बाय पी। तो ये आ जाता है एक पोल के नीचे का फ्लक्स, कि इतना फ्लक्स एक पोल के नीचे लाई कर रहा होगा। अब फ्लक्स आ जाने के बाद हमें क्या करना है? हमें ईएमएफ निकालना है, लेकिन ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आया है। अब देखो क्या होता है, जब कभी ईएमएफ निकालना होता है तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को या पोल्स को घूमता नहीं मानते, हमेशा घूमता हुआ किसे माना जाता है? कॉइल को। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, whenever we want to find out the EMF, we assume that the conductor is moving and magnetic field is stationary। ठीक है, अब होता क्या है कि फ्लक्स निकालने का तरीका क्या बनता है हमारा, कि B डॉट ds होता है। फ्लक्स का तरीका ये होता है, फाई इज बेसिकली सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds। अब ये ds वेक्टर क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि फाई के लिए, फॉर फाई, बी वेक्टर एंड डीएस वेक्टर शुड बी पैरेलल। भाई डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है? पैरेलल कंपोनेंट। अगर बी और डीएस पैरेलल हैं, यानी कि बी वेक्टर एंड एरिया आर परपेंडिकुलर। बात मेरी समझ आई कि बी वेक्टर और एरिया जो आएंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि बी वेक्टर और डीएस वेक्टर पैरेलल होने चाहिए फॉर द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यानी हम ये कह देते हैं कि फ्लक्स ऐसे ले लिया जाता है, B इंटू एरिया परपेंडिकुलर। इसका एरिया परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू बी। बात समझे कि एरिया का वो कंपोनेंट ले लो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर है, और उससे हम लोग फ्लक्स पता लगा सकते हैं। ठीक है, या उल्टा भी कह देते हैं कई बार, बी परपेंडिकुलर इंटू ए, यानी बी का वो कंपोनेंट ले लो जो एरिया के परपेंडिकुलर है। अब अभी मैंने क्या एक चीज बताई, देखो ये तो फ्लक्स का बेसिक हो गया, इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बी और एरिया परपेंडिकुलर होते हैं जब भी फ्लक्स निकालना है। अभी मैंने क्या चीज बताई कि जब कभी ईएमएफ निकाला जाए, कभी भी मैग्नेटिक पोल्स को रोटेटिंग मत मानो, रोटेटिंग किसे मानो? कॉइल को। अब अगर देखो मैं पोल पे खड़ा हो जाऊं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाए? पोल, तो मुझे पोल तो घूमता नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे कॉइल उल्टी घूमती नजर आएगी। जैसे देखो अभी अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो मुझे तुम जो दिखोगे वो मुझे उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखोगे। जैसे अगर देखो मैं आगे जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि ये जो बोर्ड है वो पीछे जा रहा है। सेम वे में अगर मैं इस रोटर पे खड़ा हूं, तो मुझे कॉइल दिखेगी उल्टी डायरेक्शन में मूव करती हुई, ओमेगा स्पीड से या एनएस स्पीड से। बस यूनिट अलग अलग है ना, ओमेगा की जो होगी रेडियन पर सेकंड होगी, एनएस की जो होगी आरपीएम होगी। बात मेरी समझ आई?
अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटर को ले लूं तो मैं ये मान लूंगा कि कॉइल कितनी स्पीड से घूम रही है, ओमेगा से। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलता हूं कि अगर इनिशियली कॉइल जिस पोजीशन में थी मैंने वो दिखा रखी है, अब मैं कहता हूं टी टाइम में कॉइल कितना घूम गई होगी। देखो इनिशियली जो मेरी कॉइल थी ना वो कुछ इस टाइप से थी, ये किस टाइम पे थी, एट t इक्वल टू 0। या देखो और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरी कॉइल थी एट t इक्वल टू 0, ऐसे थी मेरी कॉइल। अब मैं कहता हूं t इक्वल टू टी पे क्या हुआ होगा, t इक्वल टू टी पे जो है ना ये वाली कॉइल रोटेट कर गई होगी, कितना एंगल, अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो ओमेगा टी। यानी कि ये जो कंडक्टर तुम्हें ऐसे दिख रहे थे, ये ए और ए डैश दिख रहे थे ना, ये ओमेगा टी एंगल घूम गए होंगे, ये ऐसे आ जाएंगे। बात समझ आ रही है, ओमेगा स्पीड से घूम रहे हैं तो टी टाइम में कितना घूमे होंगे, ओमेगा टी। लेकिन मुझे इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एरिया का। देखो ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल का एरिया है ए। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया चाहिए। अगर ये एरिया ए है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एरिया कितना होगा, ए कॉस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ए साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब B और A के बीच में अगर ओमेगा टी एंगल है तो B के पैरेलल कंपोनेंट बनेगा A cos ओमेगा टी और B के परपेंडिकुलर बनेगा A sin ओमेगा टी। तो मैं कहता हूं कि फाई इक्वल टू B इंटू एरिया परपेंडिकुलर, यानी B A sin ओमेगा टी, या इसको ऐसे लिख दो फाई M sin ओमेगा टी। अब ये फाई M क्या चीज है, ये फाई M था जो अभी हमने निकाला था, ये। बात मेरी समझे, यहां पे टाइम का टर्म कैसे आ गया, क्योंकि जब पोल और कॉइल के बीच का एंगल बदलेगा तो फ्लक्स निकालते वक्त B और A परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जब एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो उसमें आ जाता है साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। एक्चुअल में क्या है कि एक पोल के नीचे फ्लक्स उतना ही है, लेकिन कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा ये कॉइल की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, और समय के साथ जब ओरिएंटेशन बदलेगी तो फ्लक्स पास होने वाला भी बदल जाएगा। इसलिए एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। अब देखो यहां से अपना काम काफी आसान हो गया। अगर मेरे पास फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है तो मुझे ईएमएफ निकालने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। मैं सीधा बोलूंगा ईएमएफ इक्वल टू, लेंज लॉ अगर लगाएं, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। अब माइनस एन डी बाय डी टी ऑफ फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो यहां से दो चीजें हो जाएंगी, माइनस एन साइन ओमेगा टी डी फाई एम बाई डी टी, और फिर माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये बात क्लियर हुई। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, मैंने बोला है कि फाई एम का डेरिवेटिव ले लो टाइम के अगेंस्ट और साइन ओमेगा टी का ले लो। अब ये बात थोड़ी बेतुकी सी लग रही होगी यार कि फाई एम का डेरिवेटिव किस मतलब का, फाई एम की वैल्यू तो फिक्स थी। तो मैं यही बोलूंगा कि डी फाई एम बाई डी टी इज इक्वल टू 0 इफ bm इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर bm टाइम पे डिपेंड ना करे तो फाई एम भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय डीसी, जो कि सिंक्रोनस मशीन में होता भी है। भाई एक चीज देखो ना, सिंक्रोनस मशीन में जो करंट फ्लो करेगा फील्ड वाइंडिंग में वो तो डीसी है,
वो टाइम पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। अगर उससे करंट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। इसीलिए phi m d phi m by dt क्या हो जाएगा? जीरो। Here phi m is not a function of time। मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो ये चीज कब तक ट्रू है? टिल bm is not dependent on time। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगी ईएमएफ के अंदर। अगर सिर्फ सेकेंड टर्म बचती है तो ईएमएफ हो गया n phi m ओमेगा माइनस कॉस को लिख लो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और फ्लक्स क्या था? phi m साइन ओमेगा टी। तो देखो यहां से भी यही बात कह सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री हमारा लैग कर जाएगा। अब अगर मैं ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू की तुमसे बात करूं तो क्या होगा? n phi m ओमेगा बाय रूट 2 n phi m इंटू 2 पाई f बाय रूट 2। इसकी वैल्यू डालोगे तो ये आएगा 4.44 f n phi m। तो देखो ये वही इक्वेशन आ गई जो ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते हो ईएमएफ की। सेम इक्वेशन सिंक्रोनस मशीन के अंदर भी आती है, 4.44 f n phi m। ठीक है, और यहां phi m की वैल्यू क्या है? 2bm dl बाय p। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ईएमएफ की जो आरएमएस वैल्यू आ रही है वो ट्रांसफार्मर जैसी ही आती है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज सेम एज द केस ऑफ ट्रांसफार्मर, बट in transformer EMF is statically induced, whereas in rotating machine it is dynamically induced। यहां तक हम लोगों को क्लियर है? आगे चलें। अब देखो, अगर कभी ऐसा हुआ कि फील्ड वाइंडिंग में एसी लगा दो, डीसी की जगह क्या लगा दिया जाए? एसी। अगर डीसी की जगह एसी लगा दोगे तो होगा क्या? ये बात करते हैं, चाहे तो क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज एक्साइटेड बाय एसी। ठीक है, एसी से अगर एक्साइट करें तो उस केस में मैं क्या कहूंगा? जो फील्ड वाइंडिंग का करंट है, सपोज ये हो जाए आई एम साइन ओमेगा टी, तो इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी आ जाएगा। जब करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है खुद समय के साथ वेरी हो रहा है, तो करंट के वेरी होने से वेरी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मतलब phi m is also proportional to sin omega t। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी अब कांस्टेंट नहीं आएगी, ये खुद भी साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करेगा, जिससे क्या होगा कि d phi m by dt किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी के। तो अब जो ईएमएफ में फर्स्ट टर्म आ रही है वो क्या थी? माइनस एन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और फाई एम पी कह दो। तो ऐसे कर लो, या तो फाई एम इक्वल टू फाई एम पी साइन ओमेगा टी। अब ये क्या हो गया? माइनस एन फाई एम पी बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। इससे क्या मालूम चला? इससे मालूम चला डबल फ्रीक्वेंसी ईएमएफ is induced in stator। ठीक है, तो अगर तुम्हारा करंट जो फील्ड वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है वो खुद टाइम पे डिपेंडेंट है, तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम पे डिपेंडेंट है,
और उससे ईएमएफ में एक 2 ओमेगा की टर्म आ गई, तो इट हैज अ डबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना। इफ द फील्ड वाइंडिंग करंट varies with time, then magnetic field produced by the poles also varies with time, and the EMF induced in stator winding contains a term having double the frequency, a term having double the frequency। बात मेरी क्लियर हुई? मैंने सिर्फ ये बोला जो तुम अभी लिख रहे थे ना, हमने क्या लिखा था कि फाई एम होता है 2bm dl बाय p। मैंने सिर्फ ये बोला है जो bm है ये करंट से बन रहा था ना, ये खुद ही साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल चला गया है, जिससे कि जो फाई एम है ये भी किस पे डिपेंड कर गया, साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमारा जो ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में या स्टेटर वाइंडिंग में जाएगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट विल हैव डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। यहां से तो देखो कॉस ओमेगा टी ही बन रहा है, बट ये जो पहली वाली टर्म है इससे साइन 2 ओमेगा टी का टर्म आ रहा है। अब देखो लेकिन एक चीज सोचें, अगर ये तो हमने सारी बात किस फेज के लिए की है, ए फेज के लिए, अगर यही बातें हमें करनी होती बी फेज के लिए तब क्या होता, तब किस तरह से बता पाते ईएमएफ? बी फेज के लिए भी भाई बात तो एक ही है, बी तो हमारा उतना ही है, तो बी में भी मैं क्या कहता, देखो फॉर बी फेज। ठीक है, अब बी फेज के लिए मैं क्या कहता कि ये फाई एम तो सेम ही आएगा, ये तो हम फेज पे देख ही नहीं रहे थे, मैंने फेज की मदद से क्या लिया था, एरिया लिया था। मैंने बोला था एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है जो एरिया बी के परपेंडिकुलर हो। अब देखो बी तो हमारा नॉर्थ से बाहर ही जा रहा है ना, ये बी है। अब ये जो बी वाला फेज है ये कॉइल यहां से 120 डिग्री पे रखी थी, अगर ये और क्लॉकवाइज घूम गई तो ये कितना एंगल बना लेगी भाई, 120 प्लस ओमेगा टी, इतना एंगल बना लेगी ना। अगर ओमेगा टी घूम गई तो 120 प्लस ओमेगा टी बना लेगी। ठीक है, एक सेकेंड, हमें जो है ना यहां पे ये दिक्कत हो जाएगी। देखो यहां पे पहले रोटर ए पे है, उसके बाद घूम के सी पे जा रहा है, तो इसमें ना एक काम करना पड़ेगा, रोटर की ओरिएंटेशन को ना इधर लेना पड़ेगा। तो ये जो ओमेगा आएगा ये ओमेगा इधर आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉइल उल्टा घूमे तो इस तरफ ना घूमते हुए ऊपर की तरफ जाए, थोड़ा सा इस तरह से आ जाए बी और बी डैश। कितना घूम जाए ये कॉइल, ओमेगा टी, जिसका मतलब है कि नेट एंगल कितना बचे, 120 माइनस ओमेगा टी। अब इसमें क्या होगा, अगर पैरेलल कंपोनेंट देखोगे तो साइन सॉरी कॉस 120 माइनस ओमेगा टी, और अगर परपेंडिकुलर देखोगे फ्लक्स को ऐसे तो लिखोगे बी इंटू ए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए साइन 120 माइनस ओमेगा टी। बात मेरी क्लियर हुई कि जो एंगल बना रहा है ना एरिया बी के साथ, वो कितना एंगल बना रहा है, देखो ये वाला पूरा एंगल था 120, ओमेगा टी घूमने के बाद बना रहा है 120 माइनस ओमेगा टी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट किससे लोगे, साइन से, पैरेलल लेते हैं कॉस से, तो फाई हो गया फाई एम साइन 120 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब जब ईएमएफ निकालोगे तो लिखोगे माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फाई एम का डेरिवेटिव भूल जाओ, अगर इसका डेरिवेटिव लेते हो तो माइनस एन इंटू माइनस ओमेगा फाई एम कॉस 120 माइनस ओमेगा टी, या फिर एन ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी माइनस
120। तो एक में cos ओमेगा टी आया, एक में cos ओमेगा टी माइनस 120 आया। सिमिलरली फॉर सी फेज के लिए क्या हो जाएगा? सी फेज के लिए ईएमएफ जो आएगा वो n ओमेगा फाई m cos ओमेगा टी प्लस 120 आ जाएगा। इससे क्या मालूम चला कि तीनों फेजेस में जो ईएमएफ आ रहा है उसमें फेज शिफ्ट आ रहा है 120 डिग्री का, जिसका मतलब तीनों ही ईएमएफ हमारे बैलेंस्ड हैं। बात मेरी क्लियर हुई? मैंने सिर्फ तुम्हें क्या बताया, अगर ईएमएफ बी फेज में निकालना है तो बी फेज का वो एरिया लो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और उस एरिया में आया साइन ओमेगा टी माइनस 120 या साइन 120 माइनस ओमेगा टी। उससे ईएमएफ में क्या आया? cos ओमेगा टी माइनस 120। ऐसे ही सी फेज में आएगा cos ओमेगा टी प्लस 120। और इससे हमें समझ क्या आ गया यहां पे कि तीनों ईएमएफ में 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है, जिससे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? बैलेंस्ड है। और देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अब अगर ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करें, इसको समझने का ना इजीएस्ट तरीका भी बताता हूं। जो ए फेज का ईएमएफ आया था उसमें cos ओमेगा टी आया था हमारा, ए फेज वाले ईएमएफ में आया था cos ओमेगा टी। ये वाला कौन सा ईएमएफ था? ई ए। अब इसका क्या मतलब है कि इनिशियली ईएमएफ ए फेज में मैक्सिमम था। और क्यों मैक्सिमम था? क्योंकि पोल्स ए के अलोंग लाई कर रहे थे। अब इसका लॉजिक समझना क्या होता है। देखो ए वाली कॉइल कुछ इस तरह से बंधी हुई है, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दो। ए वाली कॉइल ऐसे वर्टिकली बंधी हुई है। तो ये कॉइल कैसे रखी है? ऐसे रखी है, ठीक है, कॉइल ऐसे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल है, कॉइल भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल। मुझे बताओ फ्लक्स कितना है? अगर मेरी कॉइल वर्टिकल रहती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल है तो फ्लक्स क्या है? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास नहीं हो रही, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो जब कभी पोल और कॉइल पैरेलल आ जाते हैं तो उनका फ्लक्स जीरो होता है। और हम ये जानते हैं ईएमएफ लैग्स द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। यानी अगर फ्लक्स साइन है तो ईएमएफ कॉस है, और फ्लक्स कॉस है तो ईएमएफ साइन है। तो जहां एक क्वांटिटी जीरो होगी वहां दूसरी क्वांटिटी हमेशा मैक्सिमम होगी। खुद सोचो, साइन की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है और कॉस की वैल्यू 1 होती है। तो अगर फ्लक्स साइन है तो ईएमएफ कॉस है, तो अगर फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ मैक्सिमम है। बात मेरी समझ आई? इनिशियली कॉइल वर्टिकल रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल, जिससे कि फ्लक्स बना जीरो। अब फ्लक्स अगर साइन ओमेगा टी है तो ईएमएफ कॉस ओमेगा टी, तो साइन जहां जीरो होता है कॉस वहां मैक्सिमम होता है, तो इनिशियली ईएमएफ क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो हम ये भी तो कह सकते हैं जब पोल किसी कॉइल के अलोंग लाई कर जाए तो उससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो होता है और उसमें बनने वाला ईएमएफ मैक्सिमम होता है। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, whenever magnetic field lies along a coil, the flux through the coil is zero, and since induced EMF lags the flux by 90 degree, when flux is zero, the EMF is maximum. ठीक है? So we can say maximum EMF is induced in a coil along which the magnetic field lies. ठीक है, along which the magnetic field lies. बात मेरी क्लियर हुई? अब देखो, शुरुआत में ए में मैक्सिमम ईएमएफ है क्योंकि पोल्स किसके अलोंग लाई कर रहे हैं? ए के। अब ये 120 डिग्री घूम के किस में आएंगे? बी में। तब ईएमएफ मैक्सिमम किस में आएगा? बी में। तो बी में मैक्सिमम ईएमएफ कब आएगा? बी में मैक्सिमम ईएमएफ हमारा आएगा 120 डिग्री के बाद। बात मेरी समझ आई? मैंने बोला पोल्स अभी ए के अलोंग है तो ए में मैक्सिमम ईएमएफ, जब ये 120 डिग्री घूम जाएंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ बी में आएगा। बी में मैक्सिमम ईएमएफ आता है 120 डिग्री के बाद। ये हो गया 90, 120।
ठीक है, और फिर 90 210, और ये हो गया 120, तो 120 से 90 अपना इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ईएमएफ बी का बन गया, ये 120 डिग्री बाद मैक्सिमम आ रहा है, और 120 डिग्री घूम के पोल आ जाएगा सी पे, और जब पोल सी पे आ जाएगा तो सी में मैक्सिमम ईएमएफ बन जाएगा, तो और 120 डिग्री घूम के पोल आ जाएगा सी पे, तो सी में तब मैक्सिमम ईएमएफ बनेगा, ठीक है। इस तरह से सी का ईएमएफ आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों ईएमएफ जो इंड्यूस होंगे दे विल बी बैलेंस्ड इन नेचर। मेरी बात समझ आई? देखो पोल्स पहले ए में थे तो ए में मैक्सिमम ईएमएफ, 120 डिग्री बाद बी में गए तो बी में मैक्सिमम ईएमएफ, और 120 डिग्री बाद सी में गए तो सी में मैक्सिमम ईएमएफ। इस तरह से मैक्सिमम ईएमएफ बारी बारी से ए बी और सी में लाई करेगा। तो तुम कह सकते हो जिस डायरेक्शन में ये रोटर घूमेगा उसी के हिसाब से ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आएगा। अब देखो जो मैंने पिछला डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें ए था, अब रोटर उल्टा घूम रहा था तो ए के बाद किस में घुसेगा? सी में। तो ए से 120 लैग करेगा सी और सी से 120 लैग करेगा बी, यानी रोटर को उल्टा घुमा दो तो ए के बाद पहले कौन आएगा? सी, और बाद में कौन आएगा? बी। यानी रोटर उल्टा घुमा देने से सीक्वेंस पलट गया, ए बी सी की जगह हो गया ए सी बी। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, द सीक्वेंस ऑफ ईएमएफ depends on rotor rotation. So if the direction of rotor is reversed, the phase sequence of EMF induced will also be reversed. The phase sequence of EMF induced will also be reversed. तो अगर कभी किसी एग्जाम में कोई ये पूछता है भाई कि सिंक्रोनस जनरेटर का फेज सीक्वेंस कैसे रिवर्स करना है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटर। सिंपल इतना कह देना कि रोटर डायरेक्शन रिवर्स कर देने से ईएमएफ का फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। बात मेरी क्लियर हुई? तो इससे हमें क्या पता चला कि वाइंडिंग्स को 120 डिग्री पे रखने से फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि जो ईएमएफ थे वो आपस में 120 डिग्री लैग कर गए, और जब ईएमएफ आएगा वाइंडिंग के अंदर तो वाइंडिंग में क्या फ्लो करेगा? करंट, और करंट फ्लो करेगा तो वो जनरेट करेगा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों कॉइल अपनी खुद की एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगी। फिर अपने पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, एक स्टेटर वाली और एक रोटर वाली, ठीक है। इसके बारे में भी अभी बात करूंगा, पहले मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, बाय कीपिंग द वाइंडिंग्स एट 120 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर we ensure that the EMFs induced in the windings lag each other by 120 degree, so the EMFs are balanced. So the EMFs are balanced. अगला point, EMF in synchronous machine will be balanced as long as orientation of the winding is not reversed and they contain same number of turns. अब भाई ईएमएफ में नंबर ऑफ टर्न्स तो आ रहे हैं ना 4.44 FN5 में, तो अगर तीनों फेजेस में सेम नंबर ऑफ टर्न्स है तो तीनों में ईएमएफ सेम बनेगा, और जब तक वाइंडिंग्स 120 डिग्री पे हैं तो ईएमएफ भी आपस में 120 डिग्री लैग करेंगे। इसलिए पावर सिस्टम में ना कई बार ये बोल देते हैं जब फॉल्ट पड़ते हो कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है सिंक्रोनस मशीन में वो हमेशा बैलेंस्ड होता है, ठीक है, और उसका सीक्वेंस किस पे डिपेंड करता है? रोटर की रोटेशन पे। तो अगर रोटर जैसे यहां क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फेज सीक्वेंस क्या आ रहा है? ए, फिर बी और फिर सी। अब बाहर तुम्हारा फॉल्ट हो चाहे कुछ भी हो, जब तक रोटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो फेज सीक्वेंस रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये भी लिख लो, आगे काम आएगा पावर सिस्टम में। इन इवेंट ऑफ अ फॉल्ट
if rotor rotation is not reversed, the phase sequence of EMF generated will remain same. ठीक है, जो भी फेज सीक्वेंस बनेगा वो सेम ही रहेगा जब तक रोटर के रोटेशन को रिवर्स ना कर दिया जाए। उम्मीद करता हूं देखो यहां तक मेरी बात क्लियर है। इसमें से क्या क्या बातें आगे तुम्हें लेकर के जाना है, आगे कैरी करना है। पहली बात, ईएमएफ का फॉर्मूला जो कि क्वेश्चंस में काम आएगा 4.44 FN5। दूसरी बात कि फेज सीक्वेंस जो होता है ईएमएफ का वो रोटर की रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर रोटर रोटेशन रिवर्स कर दें तो फेज सीक्वेंस रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात, ईएमएफ तीनों उतने ही फेज शिफ्ट पे आते हैं जितना वाइंडिंग्स में गैप देते हो। अगर वाइंडिंग्स 120 डिग्री पे रखी हैं तो तीनों ईएमएफ में भी कितना फेज शिफ्ट बनता है, 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। और एक मैंने क्वेश्चन बताया है कि अगर फील्ड वाइंडिंग को एसी से एक्साइट करोगे तो जो ईएमएफ बनता है उसमें एक 2 ओमेगा का टर्म आता है, या ये कह देते हैं डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब देखो जैसा मैंने बताया था ईएमएफ डिराइव करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक तो ये अपना d∅dt वाला, दूसरा क्या होता है मोशनल ईएमएफ। अब मैं अगला मेथड से समझाता हूं, मेथड 2। मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो हमारा जो मोशनल ईएमएफ से भी रिजल्ट आना चाहिए वो आना तो सेम ही चाहिए ना, भले ही हम लोग d∅dt से जाएं या फिर BLV से जाते। अगेन देखो बात वही रहेगी कि पोल्स को स्टेशनरी मान के घुमाना किसे पड़ेगा, कॉइल को। अब हमने ये माना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साइनसोइडल माना था। तो हमने इसको कोसाइन से दिखाया था कि पोल में मैक्सिमम वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है, ये आती है BM। 0 डिग्री पे नॉर्थ पोल था, फिर 180 डिग्री पे हमारा साउथ पोल था, फिर अगेन Q एक्सिस पे 0 हो गया था और फिर वापस 2 पाई पे मैक्सिमम हो गया था। ये हमारा B का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब मैं क्या कहता हूं, जब EMF निकालते हैं तो BLV से निकाला जाता है। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि EMF का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, EMF इंड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर फॉलोज द सेम वेरिएशन एज B। मैंने डीसी मशीन में एक बात बोली थी, जो B का ग्राफ होता है वही ग्राफ किसका होता है, EMF का इन एनी कंडक्टर। अब देखो A वाला कंडक्टर कहां रखा है, 0 पे, और A' वाला कंडक्टर कहां रखा है, पाई पे। ऐसे रखा है ना, A वाला 0 पे और A' वाला पाई पे। अब जब ये रोटर आगे घूमेगा तो ऐसा भी तो मान सकते हो कि कॉइल पीछे जा रही है। कॉइल पीछे जा रही है माने कॉइल का मोशन इस तरफ है, A और A' का। तो A कौन सा वेरिएशन फॉलो करेगा, अगर A में EMF निकालते हो, EA, जैसे जैसे B वैरी करेगा वैसे वैसे उसका EMF भी वैरी करेगा। तो A का EMF पहले मैक्सिमम रहेगा, फिर कम होगा, फिर नेगेटिव, फिर इस तरीके से। बात समझे? देखो A जैसे जैसे पीछे जाएगा, पहले BM पे था ना, फिर पीछे गया, कम होता गया, कम होता गया, 0 पे आया, फिर नेगेटिव में चला गया। तो A का EMF कम होता गया, नेगेटिव गया, फिर वापस पॉजिटिव। अब ऐसे ही A' का बताना जरा, A' का EMF क्या होगा? A' का शुरुआत में देखो सबसे नेगेटिव था, A' शुरुआत में कहां पे था, साउथ पोल में था ना। अब ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि हमने कॉइल को कैसे माना है घूमते हुए, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना, ये रोटर जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रोटर को स्टेशनरी मान के कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये A' वाला तो राइट में जाएगा। A' वाला जब इस तरफ जा रहा है तो पहले मैक्सिमम नेगेटिव पे था, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, π/2 पे आके 0 हो जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो A' का जो EMF है वो A से जस्ट अपोजिट है।
अब मैं कहता हूं कि ई ए डैश इक्वल टू माइनस ई ए। तो अगर एक कॉइल का ईएमएफ निकालना है तो दोनों के ईएमएफ का डिफरेंस लोगे तो ये ट्वाइस द ईएमएफ इन ईच कॉइल साइड आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल साइड follows the same variation as magnetic flux density in space, as magnetic flux density in space। सीधी सी बात है भाई, किसी भी कंडक्टर में किसी भी कॉइल साइड में कितना ईएमएफ बनेगा, BLV। तो जैसे जैसे ट्रैवल करते हुए B बदलेगा वैसे वैसे उसमें बनने वाला ईएमएफ भी बदलेगा। शुरू में B मैक्सिमम तो ईएमएफ मैक्सिमम, फिर B घटने लगा तो ईएमएफ घटने लगा, फिर B नेगेटिव हो गया तो ईएमएफ नेगेटिव हो गया। ऐसे इस कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहले नेगेटिव में मैक्सिमम था तो ईएमएफ नेगेटिव में मैक्सिमम। अब B जो है धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है क्योंकि ये कंडक्टर जो है ना लेफ्ट चल रहे हैं। लेफ्ट कैसे बोल रहा हूं देखो, थीटा मैंने ऐसे लिया है ना क्लॉकवाइज, कंडक्टर चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा अगर आगे जा रहा है तो कंडक्टर चल रहे हैं पीछे। तो मैंने बोला पहले नेगेटिव में मैक्सिमम था, फिर घटते घटते जीरो पे आया, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम गया। तो कोई भी कॉइल साइड का ईएमएफ जो है बी वाले वेरिएशन को ही फॉलो करता है। अगला पॉइंट लिखना, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डबल द ईएमएफ of each coil side, is double the EMF of each coil side। अब हम ये जानते हैं B है BM cos थीटा, अब ए डैश ये है 2EA, और EA किसका फंक्शन बन रहा है, cos थीटा जैसे ही बन रहा है ना EA भी। लेकिन किसके अगेंस्ट है ये, ओमेगा टी के। थीटा नहीं लिखोगे, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी। अब मेरी बात को समझना, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने बोला है ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ होता है BLV। B जो है BM cos थीटा था, इंटू LV कर दिया। बट ईएमएफ में थीटा नहीं आता, ईएमएफ में क्या आता है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी लगा दिया। लेकिन अब यह भी ध्यान रखना कि एक कॉइल में n टर्न्स होते हैं तो इसको n से मल्टीप्लाई करें। BLV जो होता है ना वो ईएमएफ एक कंडक्टर का होता है, बट जब ऐसे n टर्न्स आ जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, BLV रिप्रेजेंट्स EMF of each turn, sorry, EMF of each conductor. So we have to consider a factor of n, where n is the number of turns in a coil, n is the number of turns in a coil। अब देखो क्या होगा, 2BMLVN cos ओमेगा टी। अब ये V क्या है, ये वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी मुझे किसमें पता है, आरपीएम में पता है या रेडियन पर सेकंड में पता है अगर, तो मैं क्या करता हूं, ये वेलोसिटी ना मुझे मैकेनिकल में लानी है। अब मैं कहता हूं वेलोसिटी क्या होती है, R इंटू ओमेगा होती है। ये ध्यान रखना, ये मैकेनिकल स्पीड है, स्पीड ऑफ मोशन, R ओमेगा होती है। ये R इंटू ओमेगा इलेक्ट्रिकल इंटू 2/p होती है। R 2R हो जाएगा D, ओमेगा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा 2πf। अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए, 2BMLD/P इंटू 2πfN cos ओमेगा टी। अब अभी हमने ये डेराइव किया था पिछली डेरिवेशन में कि 2BMDL/P होता है φm। ठीक है, अब अगर ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू चाहिए तो इसको √2 से डिवाइड करोगे, सेम आ जाएगा।
तो सेम एक्सप्रेशन हम मोशनल ईएमएफ से भी डिराइव कर सकते थे। मोशनल ईएमएफ में लेकिन देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर तुम बी का वेरिएशन प्लॉट कर चुके हो थीटा के अगेंस्ट, तो तुम क्या बोलोगे कि जब कंडक्टर या कॉइल साइड मूव करती है तो जैसा जैसा वेरिएशन वो बी में देखती है वैसा ही वेरिएशन उसके अंदर बनने वाले ईएमएफ में भी आता है। ठीक है, वैसा ही वेरिएशन अगर ईएमएफ में भी आएगा तो ईएमएफ लिखा जाता है बीएलवी। तो बी का जो वेरिएशन थीटा के अगेंस्ट है सेम वेरिएशन ईएमएफ का आता है, लेकिन किसके अगेंस्ट? ओमेगा टी के अगेंस्ट। तो ईएमएफ की इक्वेशन हमें याद रखनी है 4.44 एफ एन फाई, और क्या याद रखना है कि कॉइल्स को 120 डिग्री पे रखने से ईएमएफ में भी 120 डिग्री का शिफ्ट आता है। और चाहो तो देखो यहां अदर कॉइल्स भी दिखा सकते हो, जैसे बी है, बी डैश इससे 180 डिग्री बाद होगी यानी 300, ये बी डैश है। सी वाली 240 पे आएगी सी, और सी डैश वाली कितने पे आ जाएगी? 60 पे आ जाएगी सी डैश। तो हर कॉइल पीछे की तरफ मूव कर रही होगी, उसके हिसाब से बी का ग्राफ अगर शुरू से ट्रेस कर लोगे तो हर कॉइल का ईएमएफ बना सकते हो। मेरी बात क्लियर है? लेकिन जो कॉइल जहां से शुरू हो रही है वहीं से बी को ट्रेस करना स्टार्ट करोगे। जैसे ए वाली मैक्सिमम पे थी फिर पीछे गई तो मैंने ये वाला कर्व ट्रेस किया, ए डैश वाली नीचे थी पीछे गई तो मैंने ये वाला कर्व ट्रेस किया। तो ए में तो देखो मैक्सिमम से शुरू हुआ और ए डैश में नेगेटिव मैक्सिमम से। ऐसे ही देखो अगर बी में शुरू होगा तो नेगेटिव से शुरू करोगे और किस तरफ जाओगे? लेफ्ट में। सी में शुरू करोगे तो यहां से शुरू करोगे और किस तरफ जाओगे? लेफ्ट में। तो किसी भी कॉइल का ईएमएफ या किसी भी कॉइल साइड का ईएमएफ बनाना है तो जो वेरिएशन बी का चल रहा है सेम वेरिएशन किस में चलता है? ईएमएफ के अंदर। मेरी बात क्लियर है? इसीलिए हम बोल देते हैं अगर फ्लक्स डेंसिटी साइनोसॉइडल होगी तभी ईएमएफ भी साइनोसॉइडल हो सकता है। तो अगर मैं इस लेक्चर को समराइज करता हूं, हमने क्या क्या सीखा? ईएमएफ की वैल्यू आती है 4.44 एफ एन फाई, ठीक है, ये हमारा ईएमएफ आता है। इसके बाद हमने ये देखा कि तीनों कॉइल्स को 120 डिग्री पे रखने से उनके ईएमएफ में भी कितना शिफ्ट आता है, दैट इज 120 डिग्री। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो हमारा रोटर है उसको हम स्टेशनरी मानते हैं और कॉइल्स को रोटेटिंग मान करके फिर ईएमएफ डिराइव किया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो फेज सीक्वेंस आएगा ईएमएफ का वो डिपेंड करता है रोटर की रोटेशन पे। अगर ये एक डायरेक्शन में घूमता है तो पॉजिटिव सीक्वेंस बनता है और उल्टा घूमता है तो नेगेटिव सीक्वेंस बनता है। तो दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रोटर रोटेशन। फिर मैंने बताया कोई फॉल्ट भी आ जाने से जब तक रोटर रोटेशन रिवर्स नहीं करोगे तब तक फेज सीक्वेंस रिवर्स नहीं होता, और ईएमएफ सिंक्रोनस मशीन में हमेशा ही बैलेंस बनता है, दैट इज नेवर अनबैलेंस्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो अब मैंने सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या बताया कि जनरेटर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। अच्छा देखो, इसके बाद में एक बात और तुम्हें बताने वाला था जो कि था स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब एक चीज समझो, रोटर के जो पोल्स है ना वो फिक्स है। पोल्स फिक्स है माने उसके अंदर डीसी करंट फ्लो कर रहा है, तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं सकती है। खुद समझो, अगर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो नॉर्थ और साउथ फिक्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, क्योंकि इसके अंदर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। तो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तब घूमता है जब रोटर खुद घूमे। एक परमानेंट मैग्नेट ले आओ, जैसे मान लो ये परमानेंट मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज थोड़ी हो सकती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट तब करेगी जब ये मैग्नेट खुद रोटेट करे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर कैनॉट रोटेट अंटिल द रोटर इटसेल्फ रोटेट्स। रोटर को ऐसा मानो एक परमानेंट मैग्नेट है, तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड तभी घूम सकते हैं जब रोटर खुद घूमे। ठीक है, अगला पॉइंट, एज द रोटर रोटेट्स it cuts the stator conductors and induces an EMF which is balanced in three-phase stator winding। बात क्लियर हुई? रोटर जब घूमेगा पहले ए में मैक्सिमम आया था फिर बी में फिर सी में, तो ये बैलेंस्ड ईएमएफ बना देगा।
नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्टेटर सप्लाइज अ लोड, दिस ईएमएफ कॉजेज बैलेंस्ड करंट्स इन स्टेटर वाइंडिंग। तो अगर लोड कनेक्टेड होगा वाइंडिंग से तो ईएमएफ आने से करंट भी बनेगा। अगला पॉइंट, द 3-phase करंट इन द रोटर वाइंडिंग in the stator winding produces a rotating magnetic field that rotates at synchronous speed. तो अब स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है स्टेटर के करंट की वजह से, वो कितनी स्पीड से घूम रही है? ns से। और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड तब घूमेगी जब रोटर खुद घूमे। तो अगला पॉइंट लिखना, फॉर टॉर्क प्रोडक्शन both magnetic field should be stationary with respect to each other and hence both must rotate at same speed. So stator and rotor magnetic field should rotate at synchronous speed, and for that the rotor should also rotate at synchronous speed. भाई रोटर की मैग्नेटिक फील्ड तभी घूमेगी जब रोटर घूमे। तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को अगर ns से घूमना है तो रोटर को भी कितने से घूमना पड़ेगा? ns से। तो ये कंडीशन आती है और इसीलिए इस मशीन को सिंक्रोनस कहते हैं, क्योंकि यहां रोटर और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ घूमते हैं, दोनों की स्पीड सेम होती है। तो तुम समझ सकते हो इंडक्शन मशीन या एसिंक्रोनस मशीन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक साथ नहीं घूमेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीड से घूमेंगे। तो एसिंक्रोनस मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक साथ घूमते हैं तो सिंक्रोनस। बात क्लियर हुई? रोटर एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसके पोल्स चेंज नहीं हो सकते, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तभी घूमेगी जब ये रोटर घूमे। और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड कितने से घूम रही है? ns से, इसीलिए रोटर को भी ns से घूमना पड़ेगा, तभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ns से घूम पाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरेटर की वर्किंग होती है, जो कि मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे पहले पोल्स आते हैं, इसको घुमाते हैं जिससे ईएमएफ बनता है, उससे करंट बनता है, करंट से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है स्टेटर की, जो कितनी स्पीड से घूमती है? ns। और उसको कैच करने के लिए रोटर भी कितनी स्पीड से घूमता है? ns। तभी स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड पे घूमते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है 4.44 FN5, इसको भी आगे चल के मॉडिफाई करेंगे और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए फॉर द केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो आगे भी अभी हम आने वाले लेक्चर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ की ही बात करेंगे, बट अलग अलग केसेस को लेकर के, जैसे शॉर्ट पिचिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारी वाइंडिंग्स को कंसीडर करके। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें जो चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो इस लेक्चर को भले ही मल्टीपल टाइम्स देखो, लेकिन उन चीजों को समझना जरूरी है अगर मशीन्स की नॉलेज गेन करना चाहते हो कि कैसे ये मशीन काम कर रही है, कैसे सिंक्रोनस में ईएमएफ बन रहा है। ये चीजें समझ लोगे तो सिंक्रोनस का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।